हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास लेके, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर 25 अगस्त 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बेसिक लेवल से ही इस रीजनिंग को पढ़ाता हूँ और सिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर इतनी रीजनिंग भी करके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि 25 में से आप 27-28 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, क्योंकि जो रीजनिंग का लेवल ग्रुप डी का रहता है वो एक अच्छे लेवल पे रीजनिंग आती है यहाँ पे। और यहाँ से अगर ग्रुप डी की आप तैयारी करते हैं तो आप किसी भी वैकेंसी हो, रेलवे में कोई भी वैकेंसी हो, सबकी रीजनिंग कंप्लीट होती है। जैसे कि एनटीपीसी है और जो भी अन्य वैकेंसियाँ हैं उनकी भी रीजनिंग यहाँ पे साथ साथ कंप्लीट होती चलती है। यहाँ पे आप ग्रुप डी के मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उस पर भी आप अच्छा खासा स्कोर बना पाएंगे, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग रेलवे से शायद कुछ ही कम लेवल रहता है। एसएससी का रेलवे का एक अच्छा लेवल माना जाता है। यहाँ पे अगर आप इतना भी 99 शिफ्टों में पेपर हुए थे, इतनी भी रीजनिंग आप पढ़ लेते हैं या इतने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग मैं अच्छे लेवल से कह सकता हूँ कि मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। और प्लीज़ यार, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये है पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 बजे हैं तो वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। देखिए, वास्तविक जब ये घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए तो यहाँ पे जब इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं घड़ी का, तो एक फॉर्मूले की तरह 11 घंटे और 60 मिनट में उस दर्पण प्रतिबिंब जो भी पूछा गया उसको घटा देते हैं तो वास्तविक जो दर्पण प्रतिबिंब है जो पूछा जा रहा है वो निकल के आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे 3:55 है। देखिए, घटाना तो 12 घंटे में ही होता है, लेकिन 11:60 इसलिए लेते हैं जैसे 55 मिनट है। वो मान लीजिए कि 12 बजे यहाँ 00 होता, एक भी मिनट नहीं होता, तो 55 घटाने में दिक्कत होगी, इसलिए 1 घंटे को इधर ले लेते हैं तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाते हैं। 60 मिनट में अगर 55 मिनट घटा दिए तो 5 मिनट बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 11 में 8 को घटाएंगे, ये सॉरी 11 को 3 में घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो जो आपका वास्तविक दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 8:05 होगा। यही वास्तविक समय होगा इसका। ये आपका पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 11, 31, 55, 84, 119, आगे की संख्या को बताना है। अब इनका अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे 14 का अंतर है, नहीं 24 का अंतर है, यहाँ पे 24 का अंतर है। 14 में 5 गए 9, 7 में 5 गए 2, 29 का अंतर है। 9 में 4 गए 5 और 11 में 8 गए 3, 35 का अंतर है। यहाँ से भी कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है। अगला अंतर फिर से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 4 प्लस हुए हैं, इसमें 5 प्लस हुए हैं, इसमें 6 प्लस हुए हैं। तो अब यहाँ से एक सीरीज पकड़ में आ रही, एक एक प्लस करते चले जाएंगे। 4, 5, 6, आगे आएगा 7। 7 यहाँ पे जोड़ देंगे 35 तो होगा 42। अब 42 को इसमें जोड़ेंगे, 9 2 11, 4 1 5 1 6 और 1 ये 161। 161 आपका सही आंसर होगा। एकदम बेसिक से चलेंगे इनको सीखते हुए और आप ऐसे प्रश्नों को आराम से इजीली बना पाएंगे।
चलिए देखिए, अगला फिर सीरीज का क्वेश्चन है 43, 80, 117, 154। आगे इनका अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे 37 का अंतर है, यहाँ 7 आया, यहाँ भी 37 का अंतर है। 14 में 7 गए, 7 बचे, 4 में 1 गया 3, यहाँ भी 37 का अंतर है। तो आगे भी 37 का ही अंतर होगा। 37 की सीरीज यहीं से पकड़ में आ रही है। तो 7 4 11 की 1, 5 3 8, 5 3 8, एक 9 हासिल वाला था, और एक ये आपका 191 आ गया। यही आपका 191 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक, राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। राहुल का जो स्थान है वो बाएं सिरे से 8वें स्थान पे है। यहाँ पे राहुल बैठा है, 8वां है। ठीक है, राहुल और समर के बीच में केवल 11 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे अगर हम समर को आगे करेंगे तभी तो 11 व्यक्ति होंगे। इनके बीच में 11 व्यक्ति हैं। आगे देखिए, समर और राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर, समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। वो तो वैसे भी बैठेगा दाईं ओर किसी स्थान पे, वो बैठा भी है समर। ठीक है, मोहित जीशान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, लेकिन अभी मोहित की स्थिति पता नहीं है किस जगह है। जीशान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है मोहित। अब मान लेते हैं कि मोहित यहाँ बैठा है जीशान के बाईं ओर। अब जीशान यहाँ होगा तभी तो बाईं ओर बैठा होगा। अब आगे देखेंगे, जो दाएं सिरे पर बैठा है। अब यहाँ पे मोहित और जीशान की स्थिति क्लियर है। जीशान यहाँ पे होगा, ये दाएं सिरे पर बैठे हैं, तो मोहित इसके ठीक बगल बाईं तरफ होगा। ठीक है, समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पे है। अब जो समर का जो स्थान है वो दाएं सिरे से इस तरफ 9वां स्थान है इसका। ठीक है, अब देखिए आगे, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ से समर का 9वां स्थान है, 9 तो ये कैंडिडेट हो गए। ठीक, अब 11 ये हो गए और 8 ये हो गए। अब इनको जोड़ लेंगे तो टोटल में 28 कैंडिडेट हो गए। तो टोटल जो पूछा है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 28 ही है। यही आंसर आपका चौथा वाला सही है। आगे देखिए, कूट का प्रश्न है। ये कुछ शर्तें दी हुई हैं, इनके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर बताना है। चलिए इसको बनाएंगे। देखिए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है जबकि पहला घटक एक सम संख्या है तो पहली शर्त फॉलो नहीं होगी। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है, हाँ सही है, और पांचवा घटक एक सम संख्या है, और पांचवा घटक एक सम संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक, ये वाली कंडीशन अभी लग रही है इसमें। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। यदि तीसरा घटक एक संख्या है जबकि तीसरा घटक एक प्रतीक है तो ये वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी। अब दूसरे वाले कंडीशन से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब 6 पे यहाँ पे है आर को लिखेंगे, फिर हैज है, हैज पे है पी, परसेंटेज पे के, और 3 पे है डब्लू, 8 पे बी, और 5 पे है जी, फिर हैज पे पी,
और 4 पे आया u। अब देखिए उसने कहा था कि यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा घटक एक सम संख्या है तो इनके कूट आपस में बदल दिए जाएंगे, दूसरा और पांचवा का। अब यहाँ पे r वहीं पे, अब पांचवा लेंगे आगे, इसके स्थान बदल देते हैं, p चला जाएगा यहाँ पे। अब इसके बीच में kw और g, p और u, ये आपका निकल के आया। अब इनमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आर बी, देखिए यहाँ बी से शुरू है, पहला ऑप्शन गलत है। आर बी के डब्ल्यू पी जी पी यू, ये तो आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए आर बी के डब्ल्यू होना चाहिए, वाई था, ये नहीं है। आर पी है जबकि आर बी होना चाहिए, ये भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न देखिए, 6 खंभे ए बी सी डी ई और एफ एक ही कॉलोनी में स्थित हैं, ठीक है। बी सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर है। बी सी की पश्चिम में 20 मीटर की दूरी, दिशाएं तो आप लोगों को पता ही होंगी कौन कौन सी, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये आपकी उत्तर होती है, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक। इनके आधार पे इसको सॉल्व करना होता है। देखिए आगे, एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। एफ ई की दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। अभी इनकी स्थितियाँ क्लियर नहीं है। जब बी सी से कोई भी कनेक्शन इनका मिल जाए तब उसको यहाँ पे रख के देखेंगे। ए बी के पश्चिम में 60 मीटर, अब ये वाला देखिए मिल रहा है, ये बी की पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है ए, ठीक। डी बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है। डी होगा जो बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, एफ ई के दक्षिण में है, में 60 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, ये सी ई के उत्तर में, सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। सी ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। अब एफ की स्थिति यहाँ पे होगी और ये 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। ए सी के सापेक्ष में किस दिशा में स्थित है। अब इसका पूछा है, इसका है, इसके सापेक्ष में बताना है। तो सी के सापेक्ष में ए पश्चिम दिशा की ओर है। आपका सही आंसर 2 है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है, ठीक है, और दक्षिण की ओर 35 मीटर की दूरी तय करती है। ये कोई बिंदु ए है और यहाँ से वो 35 मीटर दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। वहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। अब उसका बायां इस तरफ होगा, ठीक है। बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। ये 35 था, ये 60 मीटर चला लिए। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब वो बाएं फिर से मुड़ी और 15 मीटर चली, ठीक। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। अभी देखिए 60 दूरी तो ये चली, बाएं मुड़ेगी और 60 मीटर ये चलेगी और 30 और चला देते हैं तो ये आपकी टोटल में हो जाएगी 90। लेकिन ये दूरी जो आएगी वो 30 आएगी और टोटल इसकी ये होगी 90, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचती है। अब वो दाएं मुड़ेगी और 20 मीटर की दूरी तय करेगी। अभी देखिए 20 मीटर ये कैसे, ये 15 है, ये वाली दूरी, ये 15 है तो ये वाली भी 15 होगी। ये 15 है और 20 यहाँ चला दिए तो 15 और 20 होते 35 और ये टोटल दूरी 35 है तो वो इसी के सामने आ गई, ठीक यहाँ पे।
ठीक है, इसके सामने। अब आगे देखिए, बिंदु डी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब वो बिंदु डी यहाँ पे पहुँच जाती है 20 मीटर चल के। अब पूछा है बिंदु डी बिंदु ए से कितनी दूर है। अब बिंदु डी बिंदु ए से 30 मीटर दूरी पे है और किस दिशा में है। तो बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम दिशा में है, 30 पश्चिम, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए श्रृंखला वाला सीरीज है यहाँ पे और इसको भरना है आपको। चलिए मैं और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। ये F खाली स्थान, L N फिर खाली स्थान, S V खाली स्थान, Z C खाली स्थान। अब इसको भरना है आपको। अभी देखिए ये होता है 6 पे, ये है 12 पे, ये 14 पे, 19, 22, ये है 26 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस हुए हैं, यहाँ पे 3 प्लस हुए हैं और यहाँ पे भी 3 प्लस हुए हैं। अब ऐसे इसमें ये अगर 2 प्लस हुआ है तो इनके अंदर भी निकालने पड़ेंगे। इनको हम रख के देख लेते हैं। जिसे हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 8 आना चाहिए। अब 8 आ गया, अगर 8 में हम 2 प्लस करते हैं तो 10 आना चाहिए, लेकिन 12 है तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 नहीं होगा और यहाँ पे 2 भी नहीं प्लस होगी। अब यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 प्लस करेंगे, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 आएगा, 9 पे होता आई, ठीक। फिर इसमें ऐसे 3 प्लस करेंगे तो अब इसमें जब 3 प्लस हुए तो 12, 12 पे L है, ठीक है। फिर प्लस इसमें 2 हुआ है तो आगे भी इसमें प्लस 2 ही करेंगे, क्योंकि 3 बार यहाँ आए और 2 बार 2 आएगा। ये सीरीज बन रही, देखिए यहाँ पे, यहाँ 14 और 2 16, 16 पे होता O P। और ऐसे इसमें देखिए अब ये 16 हो गया, 16 में फिर से 3 प्लस हुआ है तो 19 आया, 19 पे होता है S। इसमें फिर से 3 प्लस हुआ है तो 22 पे V है। अब देखिए 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, फिर 2 बार 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ 2 बार 3 प्लस हुआ। अब यहाँ भी फिर से 2 बार 2 प्लस होगा तो 22 और 2 24, 24 पे होता है X। अब इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो आएगा 26, 24 और 2 26, यहाँ पे 24 और 2 प्लस किया 26, ठीक है। अब आगे देखिए 3 प्लस हुआ है तो यहाँ भी आगे 3 प्लस होगा और C में जब 3 प्लस होगा तो 6, 6 पे आता है F। ये आपकी सीरीज बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ पे पहला I आया था, फिर P आया है, फिर X आया है, फिर F आया है। आपका जो सही आंसर होगा IPXF, 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए JKLMNO और P 7 हास्य कलाकार हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। O और L एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। चलिए O को यहाँ रख लेते हैं, L को यहाँ। अभी देखिए L यहाँ भी हो सकता है, O यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए हम इन्हीं को मान लेते हैं, के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। L N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। L जो है N के दाईं ओर ठीक बगल में, तो N के दाईं ओर ठीक बगल में L बैठा। अब ये ऊपर वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, इसको हम हटा देते हैं। अभी देखिए आगे, P K
और एन के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी, के और एन एन यहाँ है, के यहाँ है, तो दोनों के बगल में कैसे होगा? यदि जे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है तो पहले हम जे को रख लेते हैं बाएं सिरे पे, ठीक। और टोटल में 3 3 6 7 लोग हैं। 3 3 6 7, ठीक है। और यहाँ पे देखिए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो के को दो व्यक्ति ही बैठाएंगे। एन यहाँ पे तीसरा हो जाता है, ये कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। पी और के एन, पी के और एन के ठीक बगल में बैठा है, तो एन को यहाँ में बैठा लेते हैं और पी को यहाँ बैठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अब बचा पी, कौन बचा? एम में यहाँ बिठा देंगे। अब देखिए पंक्ति, जे पंक्ति के बाएं सिरे पर है, ठीक है, तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है? देखिए यहाँ पे आपका ना तो ओ की स्थिति क्लियर है और ना ही एल की। ऑप्शन में अगर एल ओ में कोई भी आए वो दोनों सही होगा, क्योंकि ये बताया ही नहीं गया है कि एल दाएं सिरे पे है या ओ दाएं सिरे पे है। पूछा है दाएं सिरे पे, ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शन नहीं देगा कभी भी, यहाँ पे एक ही ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे ओ ऑप्शन दिया है, ओ और एल के बीच में, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। ऑप्शन आपका 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए। 7 डिब्बों ABCDE और FG को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। C और D के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे गए हैं। मान लेते हैं C यहाँ पे, इसके बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं D यहाँ पे। जहाँ C को D से ऊपर रखा गया, ठीक है, हमने B ऊपर रख लिया है। F A के ठीक नीचे है। F जो है A के ठीक नीचे है। G B के ठीक ऊपर है। अब G जो है वो B के ठीक ऊपर है। B ऊपर से तीसरा डब्बा है। 2 3, 1 2 3, हम G को यहाँ रख लेते हैं। G ऊपर से तीसरा डब्बा है, ये तो क्लियर है। D और E के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे गए हैं। G ऊपर अब नहीं होगा। देखिए D और E के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो D E के बीच हम 2 डिब्बे रख लेते हैं। अब ये देखिए 3 और 3 6, एक 7 लोग हो गए। अब एक कंडीशन ये बोली गई थी, C यहाँ F A के ठीक नीचे, G B के ठीक ऊपर है। B ऊपर से तीसरा डब्बा है। अब B ऊपर से तीसरा डब्बा है, 1 2 3 4, चौथे पे यहाँ पे तो D है। B ऊपर से तीसरा डब्बा है, 1 2 3, अच्छा B यहाँ पे आएगा। B यहाँ पे आएगा।
अब जब बी यहाँ आएगा तो जी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, 2 स्थान ये बचे, तो एफ के ऊपर ए है तो उसको यहाँ रख लेते हैं। अभी देखिए ई और ए के बीच में केवल एक डिब्बा रखा है, ठीक है। ई और ए के बीच में एक डिब्बा रखा है, वो भी एफ है। कौन सा डिब्बा ई के ठीक ऊपर रखा गया है, तो एफ डब्बा जो है वो ई के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए इस कथन को हमको पहले सॉल्व करना होगा। इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम रख लेंगे, ये इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे। बी छोटा है डी से, लेकिन यहाँ बी और डी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अब यहाँ पहले हम इस वाले इसको देख लेते हैं। सी बड़ा है बी से, अब सी बड़ा है बी से, अब बी वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, तो डी बड़ा है बी से, ठीक। अब कथन देखिए, निष्कर्ष डी बराबर सी, तो बराबर का यहाँ निशान कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। टी बड़ा है बी से, हाँ टी बड़ा है बी से। इसका जिस तरफ का मुंह बड़ी की ओर होता है वही यहाँ पे बड़ा होता है। आपका आंसर आएगा केवल 2 सत्य है। निष्कर्ष 2 सत्य है, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। अब यहाँ पे 7 लोग हैं तो 7 दिन भी होंगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, ठीक। सी की परीक्षा मंगलवार को है, सी की परीक्षा मंगलवार को है, ठीक है। सी की परीक्षा मंगलवार को। ए और जी की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है। चलिए हम मान लेंगे कि ए और जी के बीच एक छात्र की परीक्षा है। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, हाँ ठीक है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, डी इसके पहले होगा, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है। अब डी गुरुवार को नहीं होगा। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा के पहले किसी दिन है, किंतु बी के बाद है, तो ये बी के बाद होगा, ठीक। ई की परीक्षा रविवार को है। अब देखिए ई की परीक्षा रविवार को है, अब ई के पहले एफ है, उसके पहले बी है। अब यहाँ पे ये वाला बच्चा, और डी गुरुवार को नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। अब ए की परीक्षा, अब बचा यहाँ पे देखिए, अगर डी को हम यहाँ रखेंगे उसके बाद ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी है। और ये गुरुवार को भी नहीं है डी।
ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में लग रहा है, लेकिन हम फिर से देखेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, सी की परीक्षा मंगलवार को है, ठीक है। ए और जी की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र है। ए और जी के बीच में एक छात्र है, ठीक है। ए की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, ठीक है। डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, ठीक है, लेकिन ये गुरुवार को नहीं है। अब डी जो है वो गुरुवार को नहीं होगा। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है। एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले के किसी दिन है। ई एफ की परीक्षा ई की परीक्षा की से पहले के किसी दिन है। अब ये ठीक जरूरी नहीं कि ई के पहले ही, वो किसी दिन की बात कर रहा है, यहीं पे गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। हाँ, अब हो जाएगा। परीक्षा से पहले किसी दिन है, किंतु बी के बाद है। अब बी एफ की जो परीक्षा है वो बी के बाद है, लेकिन ई के पहले है। ई की परीक्षा रविवार को है, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे गुरुवार को नहीं है, तो हम डी को यहाँ रख लेते हैं। डी को यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, और जी बचा एक खाली स्थान, तो ये छोड़ के और जी को यहाँ रखेंगे। अब उसने कहा है कि बी एफ से पहले है। एफ को अगर हम यहाँ रख लें तो बी इसके पहले होगा। ठीक, अब पूछा है किसकी परीक्षा सोमवार को है। तो सोमवार को बी की परीक्षा है, ये आपका आंसर सही है, बी ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए कूट का प्रश्न है। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक है, और अंतिम घटक भी एक प्रतीक है, अंतिम घटक प्रतीक नहीं है, पहला रूल नहीं फॉलो होगा। यदि पहला घटक एक सम संख्या है जबकि पहला घटक एक विषम संख्या है, ये रूल भी नहीं फॉलो होगा। यदि प्रश्न में दो से अधिक विषम संख्याएं हैं तो सभी सम संख्याओं को कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो विषम संख्याएं हैं, एक 7 और एक 3, तो जो सम संख्याएं होंगी उनको कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो कूटों को उनके मूल रूप में उपयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये तीसरी वाली कंडीशन लागू हो रही है। अब देखिए, इनको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं हम, जिसे इसने बोला है कि जो सम संख्याएं होंगी उनको कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये एस्टिज ऐसे ही रख दिए जाएंगे। तो आप ऑप्शन में देखिए, इसमें कहीं भी 46 नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें देखिए ये 46 है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भी कहीं भी 46 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें 4 तो है लेकिन 6 नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 46 है, यही आपका सही आंसर है। चाहो तो इनको कूटबद्ध कर सकते हो, ये आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए,
यदि शब्द इसमें के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। अब इनको वर्ण के अनुसार क्रम किया जाए। ए, इसके बाद आएगा ई, फिर आएगा एच, फिर आता है एन, फिर आएगा ओ के बाद आएगा आर, फिर बचा टी। अब इसमें पूछा है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। एक शब्द है वो भी ए, जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है, बाकी सभी की स्थिति चेंज हो गई है। आपका पहला ही आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए समुच्चय प्रश्न। इनमें कौन सा लॉजिक लगेगा, इस पे ये आपके माइंड पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा और कितने जल्दी सोच सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। देखिए 12, 61 और 7 का कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। अब इनको बनाने के लिए देखिए, अगर हम इसको आधा करें तो 6 बचेगा। 6 का मल्टीप्लाई 7 कराएंगे, 6 सत्ते 42 होता है। 61 है, ये कंडीशन नहीं लगेगी। इनका हम वर्ग करते हैं, 12 का वर्ग 144, और अगर 7 का वर्ग हम घटा दें तो 14 में 9 गए 5, 13 में 4 गए 9, 95 बच रहा। ये कंडीशन भी नहीं लगेगी। देखिए अगर हम 7 का वर्ग करें तो 49 होता है, और प्लस 12 करें 61 से 12, देखिए 49 के कितना नज़दीक, 12 प्लस करेंगे 9 2 11 की 1, 4 1 5 1 6। हाँ ये कंडीशन लग रही है। ऐसे इसमें देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36, और प्लस 15 करेंगे तो 6 5 11 1, 3 1 4 1 5, यहाँ पे 51, यहाँ भी 51 है। ठीक है, ऐसे देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। 5 का वर्ग करेंगे, जो छोटी संख्या है उसका हम वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और 20 प्लस करेंगे तो होता है 45, जबकि यहाँ पे 54 है, ये नहीं है। 9 का वर्ग 81 प्लस 16 करेंगे तो 81 10 91 6 97, यहाँ पे 70 है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 प्लस 12 करेंगे तो आता 26, यहाँ 46 है, ये भी नहीं है। ऐसे इसमें देखिए 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस 14 करेंगे 4 4 8 6 1 7, 78, और यहाँ पे भी 78 है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/8 के बराबर थी। 10 वर्ष पहले एक पिता और ये पुत्र, पिता की आयु के 1/8 के बराबर थी। अगर पिता की आयु 8 थी तो पुत्र की आयु 1 थी। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। अब अगर इसकी 37 है तो पुत्र की 9 होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसमें अंतर बराबर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तगड़ा ये मान लीजिए कैलकुलेशन बैठेगा, क्योंकि 37 9 और 8 1 11, 8 और 1 का ये देखिए अंतर बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें 37 में अगर हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 28,
28 का गुणा 8 में कराएंगे और 28 का गुणा 1 में कराएंगे, ये बचेगा। अब इसका अंतर देखिए, ये 7 का, यहाँ पे 7 का अंतर है। अब यहाँ पे 7 का अंतर है तो 37 का गुणा 7 में होगा और 37 का गुणा 9 में होगा। तो ये वाली कैलकुलेशन तो तगड़ी होगी। हम इस वाली कैलकुलेशन को कर लेते हैं तो अंतर तो बराबर हो ही गए। देखिए 963, इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे बचेगा 28 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 963, 63 की 3 हासिल 6, 9 तियाँ 27, 27 और 6 33। नहीं 37 नहीं होगा, यहाँ पे 37 तो इस पे है, यहाँ पे 9 का गुणा ही 7 से होगा। यहाँ पे 9 था ना, इसका गुणा 7 में हुआ, 963 आएगा यहाँ पे। अब 63 में इसको माइनस करेंगे तो 13 में 8 गए 5, यहाँ 5 बचा 3 35। अब उसने कहा है कि 10 वर्ष पहले, अब अगर हम 10 में 35 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2/7 निकल के आया। अब पूछा है पिता की वर्तमान आयु, और ये तो थी 10 वर्ष पहले की, और वर्तमान आयु ये थी। तो वर्तमान आयु पूछी है पिता के, हाँ पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो कैलकुलेशन तगड़ी तो बैठेगी। 28 × 8, ये वाली, ये वर्तमान पिता की आयु निकाल लेते हैं। तो ये 10 वर्ष पहले की है, अभी वर्तमान की नहीं है। इसमें हमने 2/7 ये जो निकल के आया इसका गुणा कराएंगे तो होता है 7 चौको 28, 8 चौको 32, 32 दूनी 64। अब ये 10 वर्ष पहले की आई है 64, 10 वर्ष पहले की है, वर्तमान की निकालने के लिए 10 इसमें ऐड करेंगे तो 6 1 7 74, 74 आपका सही क्वेश्चन है। ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और इसको कैलकुलेशन बस है इसमें, और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आप कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करें तो ये प्रश्न इजीली बन जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप चाहो तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके इसको रख लेते, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, समय की बर्बादी थी। इसलिए हमने छोटे जो थे इनको हमने उठा लिया, जिसमें कैलकुलेशन को आसानी रही। अंतर तो बराबर आएगा, चाहे अब जब ऊपर से अंतर बराबर किया है तो यहाँ भी अंतर बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इस शब्द इसमें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कई बार करा चुके हैं आपको, वैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। देखिए अब जैसे ये आर है तो इसके आगे कितने अक्षर इसकी उसी स्थिति में मैच करेंगे जो स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला में मैच करते हैं। जैसे R S T U V W X Y, यहाँ पे R से कोई मैचिंग नहीं हुई। अब O के लिए उठा लेते हैं, O P Q R S T U, O से भी कोई मैचिंग नहीं है। A को उठाएंगे, A B C D E F, इसमें भी नहीं है। S को उठा लेते हैं, S T, ये एक S T मैचिंग में है, S के तुरंत बाद T है और वो तुरंत बाद भी है। U V W नहीं है,
TUVW नहीं है, EFG नहीं है, RS। अब देखिए R और S का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब S ऐसे पीछे से चलेंगे, दोनों दिशाओं की बात की है उसने, STUVWXYZ। R को देखेंगे, RST। अब यहाँ देखिए R और T, एक तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। UVWX नहीं है, EFGHIJ नहीं है, TUVWX नहीं है, STUV नहीं है, ABCOPR ख़त्म। तो टोटल 3 ही ऐसे अक्षर युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके क्रम में है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 3 है। अगला प्रश्न देखिए, यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो चलिए हम इनको पहले लिख लेंगे। अब देखिए N के बाद क्या आता है, O, A के बाद आता है B, T के बाद आता है U, P के बाद Q, A के बाद B, L के बाद M, C के बाद D, O के बाद P, T के बाद U, T के बाद U, A के बाद B, N के बाद O। अब इसमें कहा गया है, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 स्वर हैं, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, यहाँ पे भी स्वर है, यहाँ पे भी। टोटल में एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर नहीं है, बाकी सभी में स्वर हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका कॉम्बिनेशन इससे है, इसका कॉम्बिनेशन इससे है, तो इसका कॉम्बिनेशन किससे होगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम 6 का वर्ग करें तो 36 होता है, और 36 अगर 6 का क्यूब करें तो 216 होगा। 216 में अगर 2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं तो 108 आता है। ये लॉजिक नहीं लगेगा। अभी देखिए इसमें अगर हम 6 को लें और 1 माइनस करें तो 5 बचेगा, ठीक। 5 का हम वर्ग करते हैं तो आता है 25, और 25 का गुणा हम 6 में कराएं तो 150 आ जाता है, ठीक है। ये तो लॉजिक लगा एक। आगे चेक कर लेते हैं। 4 में हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 3 का हम वर्ग कर लेते हैं तो आता है 9, और 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो आता है 36। दूसरा लॉजिक भी लगा। अब इसमें देख लेते हैं, 5 है, 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 का हम वर्ग करेंगे तो 16, और 16 में हम गुणा 5 कराते हैं तो 80। 80 ऑप्शन, हाँ ये है आपका राइट आंसर, 80 होगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन है सभी तार स्विच हैं। सभी तार, अब ये देखिए तार है और ये स्विच है। आगे देखिए कोई स्विच पाइप नहीं है, ठीक है। सभी बल्ब पाइप हैं। सभी बल्ब पाइप हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कोई तार पाइप नहीं है, कोई भी तार पाइप नहीं है, ये तो ठीक है। कोई बल्ब स्विच नहीं है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन 1। आगे देखिए,
1 वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, वैसे ये चैप्टर आपका जो है वो मैथ में भी काउंट होता है, क्योंकि इसमें अब कैलकुलेशन ज़्यादा आने लगी, इसलिए इसको मैथ में रख दिया गया है। पहले ये रीजनिंग में चैप्टर था, आते हैं रीजनिंग में भी, अभी इसको मैथ में रखा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। पहले ये कृष्ण है और उसकी पुत्री कविता, ये कविता है, ठीक। देखिए इसमें कैलकुलेशन तगड़ी अच्छी खासी समझ में आ रही है। अब ये 4 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये 4 है, ठीक। 6 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले की ये है, 1 वर्ष पहले। अब यहाँ पे 6 वर्ष बाद की बात की है। छः वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। अगर इसकी x होगी तो इसकी x + 12 होगी, तभी तो 12 अधिक होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर वर्तमान आयु को हमको निकालना है तो इसको x + 1 मानना पड़ेगा। ये वर्तमान आयु इसकी होगी और इसकी x + 4 + 1 नहीं, x + 4 थोड़ी होगा, 4x होगा। यहाँ पे होगा 4x, अगर इसकी x है ये तो ये होगा 4x। इसको हम फिर से बनाएंगे, x मान के ही करना पड़ेगा तब ये आएगा इसमें। अगर ये इसकी आयु x थी तो इसकी थी 4x, तभी तो होगी, उसकी आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, 4 गुनी है। और आगे बताया गया था कि उसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष अधिक है। पुत्री की आयु से पिता की आयु 12 वर्ष अधिक है, तो पुत्री की जब x थी तो पिता की होगी 12, x + 12, तो ये पिता की आयु होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब वर्तमान आयु निकालना है तो ये 4x है, तो +1 करेंगे तो ये इसकी वर्तमान आयु आएगी, और ये x है तो x + 1। अब उसने फिर कहा है कि 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे अगर 4x + 1 वर्तमान है तो 6 वर्ष बाद की निकालनी है, तो ये इसमें भी 6 करेंगे, और x + 1 + 6 इसकी, अब इनकी 6 वर्ष बाद की आयु आएगी निकल के। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बचेगा 4x + 7, और इसमें बच जाएगा आपका x + 7। अब उसने कहा है कि पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो इनको हम बराबर करेंगे, और यहाँ पे 12 जब इसकी अधिक है तो 12 रख लेते हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 19, तो ये बराबर है 4x + 7। कैलकुलेशन इसमें तगड़ी होगी। आगे देखिए, अब ये आएगा आपका, ये इसके बराबर है 4x + 7 बराबर x + 19। अब ये x इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x, और ये 7 इस तरफ जाएगा तो बचेगा 12। 7 इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, जब
उस तरफ इस जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 से 4 बार चला गया। अब x की वैल्यू जो आ गई वो 4 वर्ष आ गई। अब पूछा है छः वर्ष बाद की आयु ये वाली थी। अब इस इक्वेशन में आपको इसका x का मान रखना है, तो 4 गुणा 4 और प्लस 1। तो वर्तमान आयु पूछिए, वर्तमान आयु होगी आपकी 4 4 16, 16 और 1 17। अब अनुपात पूछ रहा है, जब इसकी 17 आ गई तो इसकी देखिए, इसकी थी x + 1 वर्तमान, तो यहाँ पे होगा 4 + 1। x की वैल्यू जब 4 रखेंगे, चलिए इसको यहीं पे रख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। उसकी थी x + 1, ठीक है। अब इसमें हम 4 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 निकल के आएगा 5। जब इनको जोड़ देंगे तो जो 17:5 का अनुपात बनेगा, यही आपका सही आंसर होगा। कैलकुलेशन देख रहे हैं आप कितनी तगड़े लेवल की है। अच्छा खासा दिमाग भी घूम जाए ऐसे प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्नों को सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही हल कर पाएंगे। जब तक आपकी प्रैक्टिस मजबूत नहीं होगी तो ऐसे प्रश्नों को पकड़ने में दिक्कत होती है, सभी को होती है, चाहे कोई भी हो। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे प्रश्न बनते चले जाएंगे। देखिए 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके 5 लड़कियां बैठी हैं। 1 2 3 4 5। देखिए बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। यहाँ पे बीना रख लेते हैं, केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी, ठीक। हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ठीक है। बीना और एलिसा के बीच केवल केतकी है। अब एलिसा यहाँ रख देंगे तो बीना और एलिसा के बीच केतकी आ गई, ठीक है। अब हेमा की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी और जोया यहाँ होगी। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में, एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? तो जोया है। आंसर आपका जोया 3। अगला प्रश्न देखिए, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने, ये कथन है, ये अपने दिमाग से सोच के ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। जो ये कथन दिया हुआ है इस पे एग्जामिनर चेक करता है कि आप कितनी मजबूत सोच अपनी रखते हैं, कितना आपके सोच पे पकड़ है। देखिए, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है। जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग की कक्षाएं पेश नहीं करता। ये हम नहीं कह सकते कि पेश करता है कि नहीं करता है, हो सकता है कोई पेश भी करता हो। और ज़्यादातर सभी टीचर्स सभी ये कहते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है या शिक्षण प्लेटफॉर्म है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम है।
अगला देखिए, जो छात्र उस प्लेटफॉर्म पर लाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुना शुल्क देना पड़ता है। कभी नहीं देना पड़ता है, कोई भी हो, कोई भी जब जैसे टीचर पढ़ा रहा है प्लेटफॉर्म पे, उसने अपना एक बैच लॉन्च किया तो उसकी जो प्राइस रखते हैं वो लोग, वो हमेशा के लिए एक प्राइस ही रखते हैं। मान लीजिए कि उसने 499 की प्राइस रखी, तो वो क्या ये थोड़ी कहेंगे कि तुम इसको 100 रुपये में ले लो, दूसरा उसको 500 रुपये में ले ले। ऐसा नहीं होता, वो सबके लिए बराबर होता है, इसलिए ये भी कथन गलत है। तो आपका राइट आंसर चौथा है। ना तो एक निष्कर्ष ना ही दो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कथन है और इसके आधार पर इन आंसरों को आपको देना है। आंसर पहला, n बड़ा है c से, n बड़ा है b से, जबकि b छोटा है c से, तो n बड़ा नहीं होगा। n बड़ा है e से, जब यहाँ पे b वाली कंडीशन c वाली नहीं लगी तो इसमें e वाली भी कंडीशन नहीं लगेगी। b बड़ा है h से, b बड़ा है जबकि b छोटा है n से, तो ये भी नहीं होगा। अब b छोटा है j से, अब देखिए j बड़ा है h से, ये इसके बराबर है, और n बड़ा है b से, तो ये कंडीशन बन रही है। आपका राइट आंसर चौथा है। अगला प्रश्न देखिए, सभी चीनी गुड़ हैं, ये चीनी और ये गुड़, ये है चीनी और ये है गुड़। कोई भी गुड़ स्वेटर नहीं है, ठीक है। स्वेटर ये है, सभी स्वेटर फल हैं, सभी स्वेटर फल हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी चीनी स्वेटर नहीं है। सभी स्वेटर फल है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो पीपीटी है वो क्रैश कर गई थी, अभी इसको फिर से ओपन किया है। अब आगे देखेंगे, कोई भी चीनी स्वेटर नहीं है, कोई भी चीनी स्वेटर नहीं है, ये सही है क्योंकि चीनी यहाँ है, स्वेटर यहाँ है। कुछ गुड़ स्वेटर है, कुछ गुड़ स्वेटर है, जबकि गुड़ यहाँ है, स्वेटर यहाँ है, ये गलत है। कुछ गुड़ चीनी है, कुछ गुड़ चीनी है, ये सही है। कुछ गुड़ जो है वो चीनी है। आपका ऑप्शन एक सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और प्रश्न आपके जो 2-3 प्रश्न थे वो एज वाले थे, जो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। इनको प्रश्न ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, और आप लगातार ऐसी प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर बना पाएंगे। कोई भी रीजनिंग का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी रीजनिंग पूछी जाती है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं हर जगह, लेकिन रेलवे का स्टैंडर्ड ज़्यादा रहता है, और जैसे एसएससी के हैं वो थोड़ी नॉर्मल रीजनिंग रहती है। वो अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो वो एसएससी की ईज़िली कंप्लीट हो जाती है रीजनिंग। ऐसे प्रश्न बनाते रहिए, और तो आप लोगों को आगे परेशानी नहीं होगी। और रेलवे में अभी अच्छा खासा समय है ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में। अगर आप प्रॉपर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी है, जैसे ग्रुप डी है, इनमें ऐसे प्रश्न आते हैं। एनटीपीसी का लेवल भी थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन ग्रुप डी का जो लेवल है उसकी रीजनिंग बहुत ही अच्छी लेवल की आती है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, और क्लास को
देखिए, इसके बाद इसमें ये आप ज़रूर बताइए कि कौन से प्रश्न में कोई कमी तो नहीं रही या आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो ज़रूर कमेंट में बताइए। और चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक आप लोग एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।